विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम हुआ समाप्त। कल होने वाले निष्पक्ष मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थलों के लिए किया जा रहा है रवाना। चुनाव के शेष चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील की। चुनाव के दौरान जनता के सरोकारों को लेकर दूरदर्शन आज दोपहर बाद गोरखपुर में कर रहा है डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन चर्चा में लेंगे हिस्सा। और यूक्रेन और रूस के बीच उपजे हाल के तनाव को लेकर भारत सरकार है बेहद सतर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के प्रयास तेज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब 5वें चरण तक जा पहुंची है, जहां कल 27 तारीख को 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान होगा। खास बात यह है कि ये इलाके अवध और पूर्वांचल दोनों ही क्षेत्रों में पड़ते हैं। अवध और पूर्वांचल इलाके की 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए शुक्रवार शाम प्रचार का काम पूरा हो गया। इन सीटों पर प्रचार के आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी दिन बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रैलियां की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलग अलग इलाकों में रैलियां और जनसंपर्क करके अपने अपने गठबंधनों के लिए वोट मांगे। 5वें चरण में जिन 61 सीटों पर मतदान होना है, इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। 5वें चरण में रायबरेली की 1 सीट, चित्रकूट जिले की 2 सीट, अमेठी जिले की 4 सीट, सुल्तानपुर जिले की 5 सीट, प्रतापगढ़ जिले की 7 सीट, कौशाम्बी जिले की 3 सीट, इलाहाबाद जिले की 12 सीट, बाराबंकी की 6 सीट, फैजाबाद की 5 सीट, बहराइच की 7 सीट, श्रावस्ती की 2 सीट, गोंडा की 7 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इन 61 सीटों पर कुल 2,24,77,494 मतदाता हैं। इसमें से 1,04,95,000 महिला और 1,752 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इन इलाकों में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,19,80,571 है। उधर बाकी बचे 2 चरणों के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता बाकी दोनों चरणों के लिए भी प्रचार में लगे हैं। यूपी में 4 चरणों के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब सबकी नजरें हैं बाकी 3 चरणों पर। उसके बाद 10 तारीख को मतगणना से तस्वीर साफ होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी जरूरी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। प्रदेश के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर इस चरण में होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदेय स्थलों के लिए रवाना किया जा रहा है। चित्रकूट जनपद की दोनों विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशनों में दिव्यांग मतदाताओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग के अलावा सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। प्रयागराज जनपद में लोकतंत्र का महापर्व मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 27 फरवरी को 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जनपद की 12 विधानसभा सीटों के लिए 5080 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर 4 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 47 जोनल मजिस्ट्रेट भी निगरानी के लिए लगाए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रायबरेली की सलोन सीट पर कल होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। दूरदर्शन से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सलोन विधानसभा सीट के लिए 393 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 2000 कर्मचारियों को लगाया गया है। पर्याप्त कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया है। जीरो एरर कॉन्सेप्ट को लेकर ईवीएम मशीनों और वीवीपैट का खास ध्यान रखा गया है। मतदान कर्मियों के स्वास्थ्य हमारे यहाँ 2200 बूथ हैं जनपद में, तो उसी अनुसार से पोलिंग पार्टियां 10% रिजर्व के साथ आज हमारे 2 स्थलों से जा रही हैं। मंडी स्थल से विधानसभा इसौली और विधानसभा सुल्तानपुर और विधानसभा जगदीशपुर की आंशिक जो 72 बूथ हमारे जिले में लगते हैं उनकी टीमें प्रस्थान करेंगी और शेष जो हमारी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं सदर, लम्भो और कादीपुर,
उनकी टीमें जो केंद्रीय विद्यालय सिवनी डिस्पैच सेंटर से प्रस्थान करेंगी और ये शाम तक सभी अपने बूथ पर सेटल हो जाएंगे। जैसा कि इस बार आयोग के निर्देश हैं तो हर विधानसभा में 5 मॉडल बूथ बनाए गए हैं जिन पे AMF सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बनाए गए हैं। बाराबंकी जिले में भी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। जनपद में 3 स्थानों पर रवानगी पंडाल बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियां बूथों पर शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगी। जिले में कुल 23,20,000 मतदाता हैं, जिनके लिए 2,830 मतदान केंद्रों में करीब 2,900 बूथ बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। टोटल हमारे जनपद में 2,830 बूथ हैं, 6 विधानसभाओं को मिलाकर, और जो रुदौली का आंशिक हिस्सा हमारे जनपद में पड़ता है उसका भी 23 बूथ में सम्मिलित है। और इस बार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 50 से 55 हम सखी बूथ बनाएंगे, जहां पर सिर्फ महिला मतदान कार्मिक रहेंगी, महिला पीठासीन अधिकारी भी और शेष सहयोगी कार्मिक भी सारी महिलाएं रहेंगी। तो ये एक महिला सशक्तिकरण के रूप में एक बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोग उदाहरण पेश करेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे शहर के बूथ होंगे ताकि कोई दिक्कत भी ना आए हमारे महिला कार्मिकों को। गोंडा जनपद में भी 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए आज 2,918 मतदान पार्टियों को गंतव्य स्थलों के लिए रवाना किया गया। जनपद में एक सुरक्षित सीट को मिलाकर कुल 7 विधानसभा सीटों के लिए 88 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटों कैसरगंज, मैसी, बल्हा, नानपारा, प्रयागपुर, बहराइच सदर और मटेरा पर कल मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुका है। आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देशन में बेहतर व्यवस्था के साथ पोलिंग पार्टियों को विभिन्न वाहनों के माध्यम से रवाना किया जा रहा है। सब आप देख ही रहे हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पूरी फोर्स की व्यवस्था है, पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और जैसे हम प्रभारी अधिकारी हैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के, उसकी सभी जितने भी पार्टियाँ हमारी हैं वो सब अपने अपने बसों पर सुरक्षित बैठ गए हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी है। निर्वाचन हम लोग सबको संपन्न कराने के लिए एकदम मुस्तैद हैं। श्रावस्ती जनपद की 2 विधानसभा सीटों के मतदान के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। जनपद में भिनगा श्रावस्ती सीट पर मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद में 493 मतदान केंद्रों पर 902 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिले में अर्धसैनिक बलों के अलावा PSC बल को भी तैनात किया गया है। सभी मतदेय स्थलों को CCTV कैमरों से लैस किया गया है। हमने जनपद में वेबकास्टिंग के लिए 545 क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग बूथ का चयन किया है। वेबकास्टिंग की ट्रेनिंग हो चुकी है, सारे जगह कैमरा लगाए जा चुके हैं और वहां से लाइव इलेक्शन का ट्रांसमिशन होगा। हमारे जनपद में 13 जोन्स है और 63 सेक्टर्स हैं। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की गई है। हमारे जनपद में 907 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 907 और वीवीपैट 907 ये प्रयोग में लाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व में भी बैलेट यूनिट रखे हैं 170, कंट्रोल यूनिट भी 170 है और वीवीपैट 233 रखे गए हैं। सुल्तानपुर जनपद में भी आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 1,297 मतदान केंद्र और 2,244 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने बताया कि मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन ले जाने की पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि खराबी आने पर तत्काल EVM मशीन बदलने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। हमारे यहाँ 2200 बूथ हैं जनपद में, तो उसी अनुसार से पोलिंग पार्टियां 10% रिजर्व के साथ आज हमारे 2 स्थलों से जा रही हैं। मंडी स्थल से विधानसभा इसौली और विधानसभा सुल्तानपुर
और विधानसभा जगदीशपुर की आंशिक जो 72 बूथ हमारे ज़िले में लगते हैं उनकी टीमें प्रस्थान करेंगी और शेष जो हमारी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं सदर, लम्भो और कादीपुर, उनकी टीमें जो केंद्रीय विद्यालय सिविल डिस्पैच सेंटर से प्रस्थान करेंगी और ये शाम तक सभी अपने बूथ पर सेटल हो जाएंगे। जैसा कि इस बार आयोग के निर्देश हैं तो हर विधानसभा में 5 मॉडल बूथ बनाए गए हैं जिन पे AMF सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बनाए गए हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कौशाम्बी जनपद के सैनिक क्षेत्र में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस ने अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने मतदाताओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष होकर मतदान करें। सिराथू के पुलिस उपाधीक्षक योगेंद्र कृष्ण नारायण ने कहा कि यदि कोई प्रत्याशी कोई धमकी देता है तो पुलिस को तत्काल सूचना दें। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गाँव में भी भ्रमण किया जा रहा है। गोरखपुर में कल शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया के सामने सपा की पहली लिस्ट आई तो उसे साफ हो गया था कि ये वही सपा है और वही हवा है। 4 चरणों के बाद कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगों के जो नाम आते थे वो इनकी सूची में से आते थे। लोगों ने 5 सालों में योगी सरकार में देखा कि गुंडाराज और माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्या होती है। श्री ठाकुर ने कहा कि बसपा और कांग्रेस का सफाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक सपा का फैलाया गुंडाराज माफियाराज खत्म करने का उन्होंने काम किया। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया। मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगे वालों को माफ नहीं साफ करने का काम किया है और विश्वास दिलाना चाहता हूं अगले 5 वर्षों में सफाई अभियान चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है आपका वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी के जगदीशपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेठी से हमेशा प्यार ही मिलता है। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वादा करने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिला है। कुछ बनने का क्या मतलब होता है? कुछ बनने का यह मतलब होता है कि आपके बेटे के पास, बेटी के पास यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद जॉब मिले, रोजगार मिले। उसके बिना कैसे बन जाएंगे लोग? क्या बन जाएंगे? छोटा सा पैसा, कम से कम पैसा होता है, मगर हिंदुस्तान का हर माता पिता यह सोचता है कि हमने अगर बच्चों को शिक्षा दे दी तो उनको रोजगार मिल जाएगा। मतलब अब आपको जो भी करना है कर लो। उत्तर प्रदेश में जो भी करना है कर लो, मगर आपको इस प्रदेश में, आपके बच्चों को इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस मौके पर भाजपा सरकार पर जमकर बरसी। प्रियंका ने लोगों से कहा कि इस बार अपना वोट विकास के नाम पर दीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या खत्म की जाएगी और पुलिस में 25% महिलाओं की भर्ती होगी। अगर आपकी तमाम समस्याएं हैं, इसलिए है कि सरकार ने कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे मैंने कहा, वोट तो मिलना ही है किसी और आधार पर। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, आपके सबके बिजली बिल हाफ किए जाएंगे और जिसका कोरोना का बकाया है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो साफ किया जाएगा। आपको अपने उपज का सही दाम मिलेगा। गेहूं और धान का 2500 और 400 रुपए गन्ने का, जहां गन्ने के किसान हैं। यहां पे मेरी बहनें हैं, बहनें आपको कोई नहीं पूछता। और ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है, इसको आप फिर से भर भी नहीं सकते। इसलिए हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 3 मुफ्त दे देंगे। महिलाओं को, छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त स्कूटी दे देंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको सशक्त करने का काम हमारा है। इसीलिए आपकी शिक्षा के संस्थान, हर जिले में हम एक महिला के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाना चाहते हैं।
कल 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर अयोध्या जनपद में हाईवे बनाने के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई है उन्हें 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं के लिए भर्तियां निकालने का भी वादा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी विकास हो वो ऐसा होना चाहिए इससे लोगों की भलाई के साथ व्यापारियों का भी नुकसान न हो। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का विधानसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। मैं अपने अयोध्या के व्यापारियों को भी भरोसा दिलाता हूं, आध्यात्म और धर्म का प्रचार हो, लोग दुनिया से आए हमारी संस्कृति को समझने देखने, लेकिन हमारे व्यापारियों का नुकसान न हो। जो विकास होगा वो विकास ऐसा होगा जहां पर न व्यापारी का नुकसान हो और हमारे आध्यात्म और संस्कृति के बारे में भी दुनिया जाने। किसानों को और जिनकी जमीन ले आएगी उनको मैं भरोसा दिलाता हूं कि सर्किल रेट बढ़ा करके उनका 6 गुना मुआवजा देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और यही नहीं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे बीए टेट वालों को समाहित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, इसी वजह से विरोधी दलों की दाल नहीं गल रही है। ट्वीट कर उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में एक बार फिर बसपा की सरकार बनेगी ताकि सही नियत और नीति से काम करके यूपी में 2007 से 2012 की तरह अच्छी कानून व्यवस्था और रोजी रोजगार की उचित व्यवस्था ला सकें। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने वाराणसी जनपद के कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने योगी सरकार के विकास के दावों को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी आज सबसे अधिक परेशान है। उत्तर प्रदेश में बिजली सर्वाधिक महंगी है। आम आदमी पार्टी ने आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली में काम किया है और आपकी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में भी उसी तर्ज पर जन कल्याण के काम किए जाएंगे। जबरदस्त तरीके से झाड़ू चल रही है और जो झाड़ू आप घर में, अपने मकान में, अपने आंगन में लगाते हैं वो सिर्फ कमरा साफ करता है, बरामदा साफ करता है, बेड़ा साफ करता है, लेकिन जो झाड़ू इलेक्शन वाले दिन आप बटन दबा के चलाओगे वो 70 साल पुरानी राजनीतिक गंदगी साफ करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर जनपद के रेवतीपुर और गहमर गांव के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर तथा रेवतीपुर के मां भगवती मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। उन्होंने भगवान शंकर का भी अभिषेक किया। मां कामाख्या धाम तथा रेवतीपुर की मां भगवती मंदिर गाजीपुर जिले के सिद्ध पीठ माने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार फाल्गुन मास की गणना मां भगवती तथा भगवान शिव के प्रिय मास के रूप में होती है। पुजारी आकाश तिवारी और पंडित सत्येंद्र तिवारी ने उपराज्यपाल के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए जनता की अपेक्षाओं और सरोकारों की चर्चा के लिए दूरदर्शन ने प्रदेश के कई स्थानों पर डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इसी क्रम में आज दोपहर बाद गोरखपुर में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। विचारों के समागम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा व्यापार और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग तथा प्रदेश के प्रबुद्ध जन भी अपने विचार रखेंगे। जनपद बलरामपुर में छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। प्रत्याशी मतदाताओं से घर घर संपर्क करने में जुटे हुए हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 8,71,469 पुरुष एवं 73,008 महिला और 100 अन्य सहित 16,01,517 मतदाता हैं जो 3 मार्च को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 49 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बलरामपुर से भाजपा से पलटू राम, सपा से जगराम, बसपा से हरिराम बौद्ध सहित 12 प्रत्याशी और तुलसीपुर में 15, गैसड़ी में 10 और उतरौला में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 3 महिला प्रत्याशी भी हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में जिले के चारों विधानसभा सीट पर जहां भाजपा ने जीत दर्ज की थी, वहीं उससे पहले 2012 में सभी सीट सपा के खाते में थी। जिले में मतदान के लिए 958 मतदान केंद्र, 1,857 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।
मिर्जापुर जनपद में विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी और प्रभारी अधिकारी स्वीप लक्ष्मी वीएस की पहल पर मतदाता जागरूकता के लिए नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न विधाओं में नृत्य प्रस्तुत कर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने रॉक स्टार डांस एकेडमी के ग्रुप लीडर सलामत खां को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग के लिए बधाई दी। साथ ही लोगों से मार्च को अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर वोट डालने की अपील की। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हम लोग लोकतंत्र में मतदान को जागरूक करने के लिए, उसका परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम लोग ये शो कर रहे हैं और भी हम लोग कई जगह शो कर चुके हैं और अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपने घर में ना बैठें, वो जाके 7 मार्च को वोट दें। हम लोग यहाँ पे मतदान के लिए आए हैं। हम लोग ने बहुत कई शो कर चुका है और हम लोग यही कहते हैं कि सारे काम छोड़ दें और 7 मार्च को जरूर से वोट दें। यूक्रेन में राजधानी कीव की लड़ाई या कहीं भीषण संघर्ष जारी है। एक तरफ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत का प्रस्ताव रूस के सामने रखा, तो शाम तक ये खबर भी आई कि रूसी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। तो क्या लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है? लेकिन खबर ये भी है कि यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की खबर को सिरे से खारिज किया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस के सैन्य ठिकानों के अलावा नागरिक इलाकों में भी हमला किया गया। यूक्रेन में रूस के हमले की भयावहता लगातार डरावनी होती जा रही है। रूस के बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण और हवाई हमले के ऐलान के बाद गुरुवार से शुरू हुई मिसाइलों और गोलाबारी की बारिश लगातार जारी है। रूसी सैनिक और मैकेनाइज्ड कॉलम लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा दिन रहा। खबर यह है कि राजधानी कीव के बाहर यूक्रेनी सेनाएं रूसी सेना के बीच मुकाबला जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव में ही रुकने की शपथ ली है। मैं रूस के राष्ट्रपति से फिर से अपील करना चाहता हूं। पूरे यूक्रेन में लड़ाई जारी है। आइए बैठकर बात करें ताकि लोगों की मौत रोकी जा सके। एक अपुष्ट खबर के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने शुक्रवार के तड़के कीव के ऊपर रूस के एक विमान को मार गिराया। लेकिन खबर ये भी है कि रूस के पैराशूटर्स ने कीव के उत्तर पश्चिमी इलाके में गोस्टोमेल हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया। वहीं दोनों तरफ से दावे भी अलग अलग हो रहे हैं। यूक्रेनी सरकार ने दावा किया है कि राजधानी कीव में शुक्रवार को एक रॉकेट एक बहुमंजिला अपार्टमेंट से जा टकराया, जिससे रूसी सेना का यह दावा झूठा है कि वह रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रही है। ऐसे में सच्चाई यही है कि यूक्रेन को चारों तरफ से घेर कर रूस लगातार हमले किए जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं में भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों के बीच कई सैनिक जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन से आ रही खबरें ये भी बताती हैं कि रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। दुख के साथ मुझे आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि अभी तक चेर्नोबिल क्षेत्र, तथाकथित चेर्नोबिल विशेष क्षेत्र और चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सभी संरचनाएं रूसी सशस्त्र समूहों के नियंत्रण में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रबंधन के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। पश्चिमी यूक्रेन के लीव और चेर्निस्त शहरों में भारतीय विदेश मंत्रालय का कैंप कार्यालय अब चालू है। रूसी भाषी जानने वाले अतिरिक्त अधिकारियों को इन शिविर कार्यालय में भेजा जा रहा है। अधिकारी उन भारतीय नागरिकों की सहायता कर रहे हैं जो इन शहरों तक पहुंच रहे हैं। वहां से यूक्रेन से सटे इलाकों के माध्यम से उनको भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय छात्रों का पहला जत्था अब चेर्निस्त से यूक्रेन रोमानिया सीमा के लिए रवाना हो गया है। इस बीच भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए निकासी उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। इसका खर्च भारत सरकार खुद उठाएगी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में 4000 भारतीय नागरिक पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन के संबंध में हाल के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने रूस से तत्काल बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। यूक्रेन रूस संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। भले ही हालात अशांति की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हों, लेकिन ये तो तय है कि दुनिया की भू राजनीति नए सिरे से आकार दे रही है। और किस तरह के हैं संकेत, देखिए एक रिपोर्ट।
दुनिया के तमाम देश रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नेटो देश रूस पर लगाम कसने के लिए आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं, जिसमें वित्तीय, ऊर्जा, आवागमन के क्षेत्र में रूस की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश दिखाई देती है। सबसे पहले रूस को दुनिया के पूंजी बाहर से रखने की कोशिश की गई है। वित्तीय प्रतिबंधों के जरिए रूस के 70% बैंक बाजार पर असर पड़ेगा। इसके अलावा रूस की सरकारी कंपनियां और रक्षा क्षेत्र में प्रभाव नजर आएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के अनैतिक कार्रवाई को लेकर कई प्रतिबंधों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था पर इन सभी का गहरा असर पड़ेगा। हम रूस की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र की रणनीति पहुंच को कम कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका गहरा असर पड़ेगा और रूस की आर्थिक गतिविधि कमजोर होगी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी 100 से ज्यादा रूस की संपत्तियों को प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने रूस के हवाई जहाजों को ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने भी रूस पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। दूसरी ओर चीन ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को लेकर किसी भी प्रकार की आलोचना करने से इनकार किया है। इस बीच शी जिनपिंग ने पुतिन से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने यूक्रेन की समस्या को लेकर चर्चा की। पुतिन ने शी जिनपिंग को बताया कि यूक्रेन की समस्या का हल वो बातचीत के जरिए करना चाहता है। शी जिनपिंग ने भी पुतिन के इस नजरिए का समर्थन किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि रूस पर प्रतिबंध लगाना ही इस समय काफी नहीं है। दरअसल यूक्रेन सैन्य मदद चाहता है, लेकिन नेटो सहित अमेरिका ने यूक्रेन को किसी भी प्रकार की सैन्य मदद उपलब्ध कराने का अभी तक कोई ना तो आश्वासन ही दिया है और न ही कोई इरादा जताया है। यूक्रेन में भारत के दूतावास ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों और छात्रों को एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम कर रही है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम हुआ समाप्त। कल होने वाले निष्पक्ष मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थलों के लिए किया जा रहा है रवाना। चुनाव के शेष चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील की। चुनाव के दौरान जनता के सरोकारों को लेकर दूरदर्शन आज दोपहर बाद गोरखपुर में कर रहा है डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन चर्चा में लेंगे हिस्सा। और यूक्रेन और रूस के बीच उपजे हाल के तनाव को लेकर भारत सरकार है बेहद सतर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के प्रयास तेज। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।